नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो कि एसएससी की हर लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात कर लीजिए, एमटीएस की बात कर लीजिए, सीएचएसएल की बात कर लीजिए या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बैंकिंग या अन्य एग्जामों में भी होते हैं वहाँ भी पूछा जाता है। आज हम करने वाले उस चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 3 या 4 सवाल आपको रीजनिंग में जरूर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग में जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं या जो हम बेसिक चीज़ें जानते हैं उसमें क्या जानना जरूरी होता है। तो बेसिक में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि हम अल्फ़ाबेटिकली कैसे उसको डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ए टू जेड हमारे पास क्या होती है, सीरीज होती है, नंबर होते हैं। ए टू जेड हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट होते हैं। हमें अल्फ़ाबेट को क्या करना है, उस अल्फ़ाबेट को हमें अकॉर्डिंग टू नंबर याद करना होता है। तो उस अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपके सामने एक ट्रिक लेकर आया हूँ। इससे आप इजीली उसको याद भी कर पाएंगे, इवन उसके ऑपोजिट कौन सा टर्म आता है ये भी आप इजीली याद कर पाएंगे। तो आइए हम वन बाय वन को देखते हैं और उसको याद करते हैं। आई होप कि आप पेन और पेपर आपने अपने साथ लेकर बैठे होंगे ताकि आप इसको इजीली कर सके। आप भी मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा जैसे मैं इसको कर रहा हूँ। तो हम पहले क्या करते हैं, 1 से लेकर 13 तक की काउंटिंग लिख लेंगे ए बी सी डी में। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। ए होता है पहले नंबर पे, बी है दूसरे नंबर पे, सी है तीसरे नंबर पे, डी है चौथे नंबर पे, ई है पांचवें नंबर पे, एफ एफ है छठे नंबर पे, जी है सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे एच है, नौवें नंबर पे आई है, 10वें नंबर पे जे है, 11वें नंबर पर के है, 12वें नंबर पर एल है और 13वें नंबर पर एम है। आई होप कि आप लोगों को ये तो पता होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एम तक आपको पता लग गया कि एम कहाँ तक 13वें। आपको सीरीज ऑर्डर में याद करना होता है कि ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, सी कितने नंबर पे है। तो आप पहले एम तक यहाँ लिख लीजिए, फिर उसको रिवर्स में लिखना चालू कीजिए। जैसे आपने यहाँ 13 जब खत्म किया तो आप उसके उल्टा रिवर्स में लिखिए एन को। एन क्या है, 14। फिर उसी प्रकार ओ रिवर्स में लिख दीजिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इससे क्या होगा, आपको सारी की सारी काउंटिंग पता लग जाएगी कि कौन से कितने नंबर पे है। या आप अपनी रफ कॉपी पर अलग अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या कीजिए, ए बी सी डी लिख के बाद में नंबरिंग कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इससे जैसे मैं अगर रिवर्स करवा रहा हूँ तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको अपोजिट टर्म भी अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मैंने क्या किया था, जब मैं अपोजिट लिखता गया तो मेरे को क्या पता लगा, ए के अपोजिट क्या आता है, जेड। ए के अपोजिट क्या आता है, जेड। या हम कह सकते हैं कि 1 के ऑपोजिट कितना आता है, 26 आता है। आपको दोनों याद होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए के ऑपोजिट क्या होता है, जेड। या आपको नंबर में भी याद करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 1 के ऑपोजिट क्या होता है, 26। अगर आपको याद नहीं होता तो मैंने आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है। जैसे ए टू जेड, आपको पता है हम बचपन से करते आ रहे हैं। ए टू जेड जब हम करते हैं, क्या करते हैं, हम एबीसीडी लिखते हैं। जब हम बच्चे होते थे तो क्या करते थे, हमारे टीचर या सर हमें ए टू जेड लिख कर दे देते थे, जिससे हम क्या पता लग जाता, हमें ए टू जेड लिखना है। तो आपको ये याद रह जाएगा इजिली, ए टू जेड। पहला टर्म है ए, मतलब एक। एक से कहां तक, 26 तक, मतलब ए टू जेड। एक का उल्टा क्या है, ए का उल्टा है जेड। या हम कहेंगे एक का उल्टा कितना है, 26 है। ठीक है, अब आते हैं बी की बात करते हैं। बी का उल्टा क्या है, वाई। बी का उल्टा है वाई। कैसे याद रखना है, बी ओ वाई वाई, बी ओ वाई वाई। वाई मतलब लड़का, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बी और वाई मतलब वाई, बी और वाई क्या है, आपस में उल्टे हैं, ऑपोजिट में है। नंबर याद रखेंगे, 2 का उल्टा 25। अगर आपको नंबर नहीं याद करते होते तो आप क्या कीजिए, दोनों का टर्म देखिए, क्या उन दोनों को ऐड करने पर 27 बन रहा है। अगर उन दोनों को ऐड करने पर 27 बन रहा है, इसका मतलब वो अपोजिट है। जैसे कि एक में जब 26 प्लस करते हैं तो 27 बनता है, इसका मतलब ये उसका अपोजिट है। 2 में जब 25 प्लस करते हैं तो ये 27 बनता है, इसका मतलब ये अपोजिट है। सी की बात करें, देखिए सी है तीसरे नंबर पे, एक्स है 24 नंबर पे। दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 27 ही बनेगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। जब भी हम ऑपोजिट टर्म लेते हैं तो ऑपोजिट टर्म का जो सम का वैल्यू होता है वो हमेशा 27 होता है। ये आप याद रख लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम करते समय। तो हम सी की बात करते हैं। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। यहाँ से कैसे याद रखेंगे, क्रक्स याद रख लीजिए, CRUX, क्रक्स। आपने खाया भी होगा, जो 5 रुपए का आता था हमारे जमाने में, खाने वाली चीज होती थी, क्रैक्स या क्रैक्स जिसको बोलते थे आप। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सी भी पूरे सार का क्रक्स क्या है, तो आप वैसे भी याद रखते हैं क्रक्स।
किसी भी मोटे मोटा हम कहते हैं संक्षेप में लिखना, उसके अंदर विस्तार क्या निकला, उसका निचोड़ क्या निकला, हम कहते थे व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस मीनिंग, तो हम लोग ऐसे बोलते थे। तो ये क्रक्स से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब डी का क्या है, डब्ल्यू उल्टा। माउंटेन ड्यू आप लोगों ने पी होगी, डी ई डब्ल्यू ड्यू, तो वहां से आप याद रखिएगा, डर के आगे जीत है, डी ई डब्ल्यू ड्यू मतलब माउंटेन ड्यू से आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब ई की बात करते हैं। ई का ऑपोजिट क्या होता है, वी। ई का ऑपोजिट होता है वी। इवन से याद रख लीजिएगा, इवन इवन और जैसे आप सम करते थे तो वहां से न्यूमेरिकल याद रख सकते हैं, इवन ई वी ई एन इवन, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज भी देखते रहिए। 5 और 22 दोनों का सम कितना है, 27 ही बनेगा। अगर आपको एक का याद है, मान लीजिए आपको ई का याद है, तो आप दूसरे का इजीली निकाल पाएंगे। 27 में से क्या कीजिए, 5 को माइनस कर दीजिए, तो आपका दूसरा निकल जाएगा 22, ठीक है। अब आते हैं एफ का उल्टा क्या होता है, यू। एफ का उल्टा होता है यू। आप इसको फन से याद रख सकते हैं, एफ यू एन, तो एफ यू एन से याद रख सकते हैं, ठीक है इसे। अब बढ़ते हैं जी और टी की बात करते हैं। जी का उल्टा क्या होता है, टी। जी का उल्टा होता है टी, इसको हम बोलते हैं जी टी रोड। जी टी रोड, तो आप यहाँ से इजीली इसको याद कर पाएंगे। देखिए इन दोनों का सम भी कितना है, 7 + 20 = 27। आपको अगर जी का पता है 7, तो आपने 27 लेके आना है, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, तो 27 बन जाए तो 20 होगा, तो इसका मतलब वो क्या है, टी। आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब आते हैं एच की तरफ। एच क्या है, एच का उल्टा होता है एस। एस, और इसको हम याद रख सकते हैं हाई स्कूल से, एच और एस, हाई स्कूल से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है आई। आई का उल्टा होता है आर। आर को आप, इन दोनों का रिलेशन आप कैसे याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे से। आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, तो इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। जे, जे का उल्टा होता है क्याऊ। इसे आप जंगल क्वीन से याद रख सकते हैं, जंगल क्वीन से इसे याद करें, जे और क्याऊ, ठीक है। अब के का उल्टा क्या होता है, पी। इसे आप कानपुर से याद रख सकते हैं, के ए एन पी यू आर, कानपुर। के और पी का रिलेशन आप इसे याद रख लीजिएगा। एल और ओ, इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। आप लव से इसको याद रख सकते हैं, एल और ओ, लव से आप इसका रिलेशन याद रख सकते हैं। और बाद में बचा एम एन। 13 और 14 27, तो एम का उल्टा कितना है, एम। आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसे बहुत बढ़िया से एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम आप करने जाएंगे तो वहाँ आपको पर्सनली किसी का अलग अलग निकाल कर लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लिखने बैठेंगे तो आपका बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होगा, जिससे आपका 1 सेकंड भी अगर जायज हो गया तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको बहुत बढ़िया से माइंड में बैठा लीजिए। जहां आपने कोई वर्ड देखा, मान लीजिए आई देख लिया, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा आई आर इंडियन रेलवे, तो आर क्या हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया। आपने देखा कि 9वां नंबर है 9, उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, 27 बन जाए। 9 में क्या ऐड करो, 27 बन जाए, तो 18 ऐड कर दो। अच्छा 18 ऐड कर दो तो 27 बन जाएगा, इसका मतलब 18 वाला टर्म उसका ऑपोजिट होगा। तो 18 वाला टर्म था क्या, आर। आपको इससे क्लिक हो जाएगा इजीली। तो आप ये सब जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। ये तो प्रैक्टिस पे है आपका, पहले एक बार इसको बढ़िया से उतार लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। आइए मैं कुछ और टर्म समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी हो जाए कि थोड़ा अगर आगे जाते हैं तो कितना बनता है, पीछे आते हैं तो कितना बनता है। मैं कुछ बेसिक टर्म बता देता हूँ जिससे आपको इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर इस इजोटी का मतलब क्या है। जैसे अगर आपको याद रखना हो, कुछ टर्म्स क्या होती है, स्लिप हो जाती है हमारे माइंड से कि हमें अगली ये टर्म, जैसे आपके दिमाग में एफ आया, तो अब अगर कोई एफ मिला हुआ है आपको, वहां पे एफ जी एच कुछ भी मिला है, तो इससे अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये कौन सा नंबर हो सकता है, तो आप इन टर्म्स का सहारा ले सकते हैं। आप ई का मतलब क्या होता है, ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। क्या होगा अगर आप कभी कई बार भूल जाते हैं कि एच का मीनिंग आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप सबसे पास वाले 5 के फैक्टर में जाएंगे, सबसे पास वाले। एच के सबसे पास क्या है, जे है या ई है, ठीक है। अगर आपको ई याद आ गया कि ई तो 5 होता है, तो ई एफ जी एच, तो 3 और आगे चल के मतलब 8 क्या है आपका, एच है। तो आप इसकी मदद ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, या गो थ्रू करने के लिए इसकी मदद आप ले सकते हैं इजोटी की। ये आई होप कि आप लोगों को ये पता लगे हो कि इजोटी का मतलब यहाँ पर क्या है। इससे आप सिर्फ आगे और पीछे जाने में मदद दे सकते हैं। जैसे आपको x का मान नहीं पता है, आपको डायरेक्ट पता है कि y की वैल्यू 25 होती है इजोटी के हिसाब से, तो आप x का मान क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, एक घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां से 24 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आइए गाइज हम करते हैं क्या, हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और मैं आपको हर एक टाइम वाइज कराऊंगा, ताकि आपकी क्लियरिटी जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो और भी अच्छी हो जाए।
ये समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, जिससे कि आप एग्जाम में इसको इजीली बढ़िया तरीके से कर पाए। तो दोस्तों ये है हमारा पहला टाइप, जो कि क्रॉस, पहली रकम यहाँ पे क्रॉस होके जाती है, तीसरी रकम यहाँ, और सेंटर वाली रकम बिल्कुल सीधी जाती है। मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न भी लिख दिया कि ऐसा कोई पैटर्न वहां पे बन रहा होगा। जैसे कि देखिए, पहला रकम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो उस पहले को ले जाएंगे इधर, तीसरे वाले को इधर लेके गया होगा, और बीच वाले रकम को ऐसे ही रखा गया होगा। तो ये पहले टाइप में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला है, इफ कंटेनर इज रिटन एज NOCIATREN, then how can be narration written? Narration written. तो नरेशन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, उन्होंने ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पैटर्न आखिर इसमें कैसे लग रहा है। जैसे यहाँ लिखा है कंटेनर, CONTAINER, जो मैंने आपको पैटर्न दिया है, देखिए ऐसा कुछ पैटर्न वहां पे लग रहा होगा। ये पहला टाइप, ऐसा कुछ पैटर्न वहां पे लग रहा होगा। सारा पैटर्न का ही खेल है, आपने सारे पैटर्न को याद रखना है। तो यहाँ कुछ ऐसा है, NOCTAIREN। तो ये क्या बना, देखिए जो उसने पूछा था कंटेनर को क्या लिखा जाता है, NOCI, तो ये हमारा निकलकर आंसर आ गया, ठीक है। ये C इधर ट्रांसफर हो गया, N इधर ट्रांसफर हो गया, O वहीं पे रह गया बीच में, जो कि इस पैटर्न से रिलेट करता है। तो अगर ये इस पैटर्न से कंटेनर को ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए मुझे कि नरेशन कैसे लिखा जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, NARRATION, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस, फिर बीच में सीधा, फिर यहाँ से, फिर इसको कर दीजिए क्रॉस, फिर ये वाला बिल्कुल सीधा, इसको कर दीजिए क्रॉस, ये वाला बिल्कुल सीधा। तो क्या बना यहाँ पर, RANTARNOI। अपना आंसर क्या निकल कर आया, RAN, R उधर, TAR, N इधर, NO और I, ये अपना उत्तर निकल कर आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये पहला टाइप पता लग गया होगा कि पहले टाइप में क्या होता है। आपने पैटर्न देखना है, जब भी आपके सामने सवाल आते तो आपने एक बार जस्ट ऊपर ऊपर क्या करना है, पैटर्न कहीं ये तो नहीं लग रहा, आपने वहां पे जैसे नजर मार लेनी। जैसे कंटेनर लिखा था और उसका आंसर ये था, तो जैसे ही आप नजर मारोगे तो पहली रकम जो है वो तीसरी पे ट्रांसफर होनी पड़ी है। ये पैटर्न लग रहा है, अगर ये पैटर्न लग रहा है तो दूसरे पे भी आप उसको क्या करोगे, पैटर्न लगाने की कोशिश करोगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। पहला ट्रांसफर होगा इधर, ये वाला ट्रांसफर होगा इधर, बीच वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये वाला इधर, ये वाला इधर, और बीच वाला ऐसे ही। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक सवाल करा दिया कि कैसे पूछा जाता है। ये एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया ये सवाल है। यह आया था एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल का सवाल है ये, जो कि इस पैटर्न पर आधारित है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ कि वो किस प्रकार से पूछा जाता है। क्या है टाइप दूसरा, स्क्वायर ऑफ क्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं। आपको क्या होगा, आपको कोई टर्म दे रखी होगी अल्फाबेट में, उसका कोई एक मीनिंग दे रखा होगा, उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा होगा, और आपको पूछा होगा कि बताइए कि और जो एक और न्यूमेरिकल वैल्यू दी, एक और आपको वर्ड दिया होगा और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा होगा। तो ये मैं आपको स्क्वायर ऑफ क्यूब से रिलेटेड करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बोला गया ईगल को लिखा जाता है 125, क्रो को लिखा जाता है 64, तो बताइए कि पैरट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये स्क्वायर और क्यूब वाला पैटर्न है, तो यहाँ से जैसे ही मैंने देखा, इसको आपको देखना कैसे है, आपने क्या करना है, काउंट करने नंबर 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 की वैल्यू दी है 125। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5 का क्यूब किया गया है, जो कि 125 के बराबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप क्यू को देखेंगे, 1 2 3 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 की क्यूब, ये है 64 के बराबर। तो अगर मुझे पैरट को लिखना हो तो क्या मैं लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 है। तो आप क्या करेंगे, पैरट को लिखने के लिए आप सिंपली क्या कर दीजिएगा, 6 का क्यूब, जो कि आपको पता है कितना होता है, 216 होता है, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपको स्क्वायर और क्यूब वाला जो अपना पैटर्न है, मैंने देखा यहाँ ईगल की वैल्यू 125 के बराबर है, क्रो की वैल्यू 64 के बराबर है, तो
सबसे पहले तो आपका किस पे फोकस होना चाहिए, इन दोनों वैल्यूज पर, क्योंकि 125 भी एक क्या है, क्यूब रूट है, 64 भी क्या है, क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है। आप 64 को स्क्वायर रूट भी मान सकते हो, लेकिन 125 देखते ही आपके माइंड में आएगा कि ये क्यूब रूट है और 64 भी एक क्यूब रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ 125 और यहाँ 5 वैल्यूज है, 5 का 125 मिला, इसका मतलब क्या होगा, ये क्यूब रूट है। रो का देखा मैंने 4 वर्ड है, 4 वर्ड के लिए मिला है 64, मतलब ये इसका भी क्यूब रूट है। अब ये पैरेट के 6 वर्ड हैं, तो 6 वर्ड का क्या कर दूंगा मैं, क्यूब रूट कर दूंगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 216 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये क्या है, हमारा टाइप 2 है। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप 3 की तरफ कि उसमें कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप के सवाल की तरफ। रीजनिंग में क्या है, एडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो इसमें क्या करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करना होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, KITE काइट की वैल्यू 45 मिली है, WHITE की वैल्यू 64 मिली है, हमें FIGHT की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला एडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, k की वैल्यू किसके बराबर होती है, हमने पढ़ा k का होता है 11। क्या करना है, i की वैल्यू कितनी होती है 9, यहाँ लिख लीजिए। फिर t की वैल्यू कितनी होती है 20 प्लस e की वैल्यू कितनी होती है 5। इसीलिए इसका नाम लिखा है एडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। जितनी भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनको ऐड करके जो आंसर आ रहा होता है। अब चलिए इनको ऐड करते हैं। 11 में 9 प्लस कीजिए 20, 20 20 40, 40 5 कितना हो गया 45। इसका उत्तर आया यहाँ पर, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आइए दूसरे में चेक करते हैं। W की वैल्यू क्या होती है 23 प्लस H की वैल्यू कितनी होती है 8 प्लस I की वैल्यू होती है 9 प्लस T की वैल्यू होती है 20 प्लस और E की वैल्यू होती है 5। इन सबको ऐड करते हैं तो क्या होगा, 5 और 9 25, 25 में जब 25 प्लस करते हैं तो 50, इसका मतलब 48, 48 में प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 56, और 56 में अगर 9 प्लस करते हैं तो 64। ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पे क्या कर दीजिए आप, यही वाला एडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे f की वैल्यू कितनी होती है, f की वैल्यू होती है 6 प्लस i की वैल्यू कितनी होती है 9 प्लस g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 7 प्लस h की वैल्यू कितनी होती है 8 प्लस t की वैल्यू कितनी होती है 20। इन सबको ऐड कर दीजिए। जब इन सबको ऐड करते हैं तो क्या होता है, 20 और 15 कितना हो गया 25, 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 में जब 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 40, तो 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50। इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, f की वैल्यू 6, i की वैल्यू 9, g की वैल्यू 7, h की वैल्यू 8, t की वैल्यू 20, 20 8 28, 28 और 6 जब प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 28 और 2 हो गया क्या 28 2 30, 34, 34 में क्या ऐड कर देंगे, 34 में 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। इसका उत्तर होगा, मतलब फाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ये आपका उत्तर होगा, जो कि ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। एडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड या टाइप 3 था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। इसमें क्या करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करना होता है। ठीक है, इसमें k की वैल्यू जो 11 थी ऐसे लिख दिया, i की वैल्यू 9 थी ऐसे लिख दिया। इसको क्या करना है, ऐड करके जो वैल्यू निकल रही है तो यहाँ से हमने कर देना होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के सवाल की तरफ। अपने अगले टाइप के सवाल की तरफ, इसमें क्या करना होता है, इंडिविजुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करना होता है। जैसे आपको क्या मिला है, PRICK की वैल्यू कितनी मिली है 30, MAKE की वैल्यू 12 मिली है, CRAZY की वैल्यू क्या है पता करना है। इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है एक्चुअल में उसको भी तोड़ तोड़ कर ऐड करना होता है हम लोगों को। जैसे P की वैल्यू क्या होती है 16, तो हम 16 को ऐसे ऐड ना करके हम 16 को आपस में ऐसे ऐड करेंगे 1 प्लस 6। R की वैल्यू 18 होती है तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 8 लिखेंगे। यहाँ पर I की वैल्यू 9 होती है तो 9 को एज इट इज लिख देंगे। C की वैल्यू 3 होती है 3 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस K की वैल्यू 11 होती है तो 1 प्लस 1 लिख देंगे। ये इस तरह का टाइप है कि अलग अलग इसको हमको ऐड करना होता है। हम डायरेक्ट 16 ना लिखकर 1 प्लस 6 1 प्लस 8 ऐसे लिखेंगे। R की वैल्यू 18 है तो 1 प्लस 8, 9 की वैल्यू एज इट इज, C की वैल्यू 3 और K की वैल्यू 11 को 1 प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, देखिए ऐड करके कितना बनता है, 2 और 3 5, 5 9 हो गया कितना 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 और 6 22, 22 8 कितना हो गया
30, ये इसी सेटिस्फाई कर देता है कंडीशन को, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करूँ मेक की, तो m की वैल्यू होती है 12, 12 को लिखेंगे 1 प्लस m की वैल्यू होती है 13, 13 को लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस a की वैल्यू 1 को एज इट इज, k की वैल्यू 11 मतलब 1 प्लस 1 प्लस e की वैल्यू 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 1 4 1 5 1 6 6 7 7 5 कितना हो गया 12, ये इसकी वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसी प्रकार आप क्रेजी का निकाल लीजिए, तो c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, c की वैल्यू 3, उसी प्रकार r के लिए हम लिखेंगे 1 प्लस 8 प्लस a के लिए 1, z के लिए 26 मतलब 2 प्लस 6 प्लस y के लिए कितना होगा 25 मतलब 2 प्लस 5, इनको ऐड कर दीजिए, 3 1 4 4 8 12 12 1 13 13 2 15 15 6 21 21 और 7 कितना हो गया 28, तो यहाँ पे लिख देंगे 28, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। पहले सवाल में हमें करना होता था, हम p की वैल्यू को डायरेक्ट 16 लिखते थे, r की वैल्यू को डायरेक्ट 18 लिखते थे। इस केस में ऐसा नहीं होगा, हमने उसको स्प्लिट करके लिखना है, ये हमारा एक अलग टाइप बनता है। ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। तो दोस्तों ये है अगला टाइप, जो कि 5वां टाइप है रीजनिंग में, इसी में कोडिंग और डिकोडिंग में। क्या है, रिवर्स या ऑपोजिट अल्फाबेट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी हम अल्फाबेट वैल्यू वाली कर रहे हैं, जैसे कि REASON की वैल्यू दी हुई है IBZHLM। क्या है ये रिवर्स दे सकता है। यहाँ पे हमको R का रिवर्स, R की जगह पे क्या आता है उल्टा, अगर हम इसका देखें तो R का उल्टा होता है I, E का उल्टा क्या होता है V, A का उल्टा Z, S का उल्टा होता है H, O का उल्टा होता है L और N का उल्टा होता है M। मैंने आपको याद भी कराया था, मैं आपको ट्रिक रिवाइज करा देता हूँ। इंडियन रेलवेज IR, इवन EV, A to Z AZ, SH मतलब हाई स्कूल, LO मतलब लव, यहाँ से MAN मतलब MAN मैन कराया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इसका रिवर्स है। सिमिलरली हम इसका भी क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स जैसे ही करेंगे तो क्या उत्तर बनेगा, ई का रिवर्स हम करते हैं E1, ई है तो ई का उल्टा क्या होता है E1 मतलब V, L का उल्टा LO लव, तो इसका मतलब O, E का उल्टा फिर से V E1 में, P का उल्टा कानपुर से बताया था आपको KP, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K, H का उल्टा क्या होता है हाई स्कूल, तो S था हाई स्कूल मतलब S, A का उल्टा A to Z मतलब Z, N का उल्टा मैन M मतलब, और T का मतलब क्या था GT रोड मतलब G, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। ये क्या था, रिवर्स और उल्टा पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, आपको सिंपल एक रकम दी होगी या वर्ड दिया होगा, वर्ड परमिशन करके आपको कोई ऑपोजिट उसका नंबर बनाया होगा। आर का उल्टा होता है आई, तो उसने ऑपोजिट टर्म लिख दिया होगा, जैसे मैंने आपको याद करा था ट्रिक से, आर का उल्टा आई, ई का उल्टा बी, तो वो रिवर्स दे सकता है। आपने पैटर्न पहचानना है और उसके हिसाब से सॉल्व कर देना है। एलिफेंट का भी मैंने क्या कर दिया, उस हिसाब से रिवर्स कर दिया और ये उत्तर बन गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा अगला छठा टाइप, जो कि क्या होता है, इसमें आप देख रहे होंगे पैटर्न मैंने यहाँ पे बता दिया कि पैटर्न क्या है। आपको कोई भी वर्ड फॉर्मेशन मिली होगी, 1 2 3 4 5 6, छठी रकम यहाँ आ जाएगी, पांचवी रकम यहाँ आ जाएगी, पहली रकम उधर, दूसरी रकम उधर, तीसरी रकम उधर, चौथी रकम उधर, मतलब ये क्रॉस में ही सारा का सारा जाएगा। छठी आ गई यहाँ पे, पहली चली जाएगी वहां पे, पांचवी चली जाएगी यहाँ, दूसरी उसके नीचे, फिर उसके बाद चौथी इधर, तीसरी इधर, ये पैटर्न यहाँ पे चलेगा। जैसे कि लाइबिलिटी यहाँ पे लिखा है LIABILITY की वैल्यू क्या मिली है YTILIBAIL मिली हुई है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हमें एजुकेशन की वैल्यू निकालनी है, मैं बाद में इसे लिख लूंगा। देखिए तो आइए इसी पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश है। क्या आएगा, L जाएगा उस तरफ, तो हम यहाँ लिख देते हैं L, Y आएगा बिल्कुल यहाँ पर, तो Y लिख देते हैं यहाँ पर, T आएगा यहाँ पर, T लगा दीजिए, I चला जाएगा वहां पर, I लगा दीजिए, फिर A जाएगा यहाँ पर, A लगा लीजिए, L जाएगा यहाँ पर, L लगा लीजिए, B यहाँ पर और I इस तरफ यहाँ पर। ये देखिए पैटर्न ऐसा कुछ बन रहा है जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। ये वाला पैटर्न बिल्कुल यहाँ पे बनेगा,
ठीक है, ये वाला पैटर्न बना। अब उसी पैटर्न के हिसाब से हम एजुकेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, फिर उसको एजुकेशन को मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। चलो अब एजुकेशन को लिख लेते हैं। एन जाएगा यहाँ पर, ई जाएगा वहां पर, ओ आएगा यहाँ पर, डी चला जाएगा यहाँ पर, आई आएगा यहाँ पर, यू चला जाएगा वहां पर, फिर यहाँ से टी आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बीच में बोल देते हैं। एन आएगा यहाँ पर, यहाँ से ई चला जाएगा वहां पर, ओ आएगा यहाँ पर, डी चला जाएगा यहाँ पर, आई आएगा यहाँ पर, यू चला जाएगा यहाँ पर, टी आएगा यहाँ पर, सी आएगा यहाँ पर और ई आएगा यहाँ पर। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा NOITACUDE, ये इसका उत्तर बन जाएगा जो कि इस पैटर्न पर आधारित है। इस पैटर्न से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये भी SSC CGL में ही पूछा गया सवाल है। आई होप कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ आ गया होगा। इसमें क्या करना होता है, यहाँ से ऐसे इस क्रॉस को पैटर्न बनाना होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। तो ये टाइप 7 है, जिसे मैंने मिसलिनियस का नाम दिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। पहले AROUND अराउंड लिखा है, उसका दिया उन्होंने 52, 18, 24, 12, 1, 4, 4। उसी प्रकार उन्होंने फिक्स का लिखा है 63, 62 और 4, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा वॉवल और कॉन्सोनेंट का ज्ञान होना चाहिए। वॉवल वर्ड आपको पता है, जैसे A, E, I, O, U, जिसे हम स्वर और व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। वॉवल वर्ड क्या होते हैं, A, E, I, O, U। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वॉवल वर्ड है इस वाले केस में वहाँ A, E, I, O, U जो भी आएंगे वर्ड, उनका क्या किया गया, उनको ऑपोजिट करके उनका डबल कर दिया गया है। और जो कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं जो कि वॉवल के बिना होते हैं, उनको एज इट इज लिखा गया है। जैसे ए क्या है, ए का होता है 1 और उसका उल्टा कितना होता है जेड, जेड का कितना होता है 26, 26 को क्या कर दिया गया है 2 से मल्टीप्लाई करके उसका 52 लिख दिया गया है। उसी प्रकार ये तो वॉवल है ए, लेकिन आर क्या है, आर ए कॉन्सोनेंट है, आर ए कॉन्सोनेंट है। आर को उसी प्रकार से लिख दिया गया जिस प्रकार से उसका न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है, मतलब 18। फिर उसके बाद ओ क्या है, वॉवल वर्ड है, वॉवल वर्ड ओ है, ओ की वैल्यू होती है 16, ठीक है। और उसका जो ओ का ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, ओ का ऑपोजिट हमारा होता है एल, एल का वैल्यू कितना होता है 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 24, यहाँ पे लिखा है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन की वैल्यू 14 होती है, डायरेक्ट एज इट इज यहाँ पे 14 लिखा है। डी क्या है, डी भी एक कॉन्सोनेंट है, डी की वैल्यू को भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। आई होप ये आप लोगों को पता लग गया होगा। फिक्स का देखो, एफ एक कॉन्सोनेंट है तो 6 डायरेक्ट वैल्यू लिख दी गई है। आई क्या है, आई एक वॉवल वर्ड है, आई कितने नंबर पे आता है 9 में, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, आई का ऑपोजिट होता है आर, आर होता है, आर की वैल्यू होती है 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36। उसी प्रकार एक्स एक कॉन्सोनेंट है, एक्स वॉवल वर्ड नहीं है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 24, उसको एज इट इज लिखा है। आई होप कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ आया होगा। मैंने इसे मिसलिनियस का नाम दिया है, जिसमें एक फिक्स तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड ये हमारा जो है टाइप है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पी क्या है, पी एक कॉन्सोनेंट है, तो पी के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ 16, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉवल वर्ड नहीं है, पी एज इट इज लिख दिया। एल भी एक कॉन्सोनेंट है, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, एज इट इज लिख दिया। ए एक वॉवल वर्ड है, ए का ऑपोजिट करेंगे जेड, जेड एक 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 52, एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। एस एक कॉन्सोनेंट है, एस को एज इट इज मतलब 19, ठीक है। टी भी एक कॉन्सोनेंट है, टी की वैल्यू होती है 20, तो यहाँ लिख दिया। आई एक वॉवल वर्ड है, आई का उल्टा कितना होता है, आई का उल्टा होता है आर, आर का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36। सी भी एक कॉन्सोनेंट है तो क्या आ गया 3, तो इसका उत्तर क्या आ गया 161252192036 एंड 3 इसका उत्तर आ गया। देखिए पी क्या है कॉन्सोनेंट, पी की वैल्यू 16 एज इट इज
एल क्या है कॉन्सोनेंट 12 इसकी वैल्यू एज इट इज, ए है वावल उसका ऑपोजिट करके 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ऑपोजिट है 26 2 मल्टीप्लाई किया तो 52, एस है कॉन्सोनेंट वर्ड तो 19 एज इट इज, टी भी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है एज इट इज, आई एक वावल वर्ड है, आई का उल्टा क्या होता है, आई का उल्टा आर, आर होता है 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई 36, सी एक कॉन्सोनेंट है तो इसका 3 एज इट इज लिख दिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसमें क्या है वॉवल और कॉन्सोनेंट से आपको रिलेट करना है, आपको वॉवल वर्ड की पहचान होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट वर्ड की पहचान होनी चाहिए। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ जो कि टाइप 8 होगा। तो दोस्तों ये है अपना अगला टाइप जो कि टाइप 8 है। इसमें क्या करना होता है, इसमें प्रोग्रेसिव एडिंग होती है। ये आपको MAGIC की वैल्यू मिली है NCJMH। क्या होता है इसमें, एन है, एन में क्या किया है, एन जाने के लिए प्लस 1 करेंगे तो एन आ जाएगा, ए में क्या किया प्लस 2 करेंगे तो सी आ जाएगा, यहाँ प्लस 2, जी में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, आई में 4 प्लस करेंगे, आई कितना है 9 और 4 प्लस करेंगे तो 13, तो मतलब एम और यहाँ पे प्लस 5। मतलब क्या होता है यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा होता है, एन होता है 13, 13 में 1 प्लस किया तो 4 14 मतलब एन, ए होता है 1, 1 में 2 प्लस किया तो 3, 3 कितना हो गया सी, जी होता है 7, 7 में 3 प्लस किया तो कितना 10, 10 मतलब कितना हो गया जे, आई होता है 9, 9 में 4 प्लस किया 13 कितना होता है एम, सी होता है 3, 3 में 5 प्लस किया 8, 8 कितना होता है एच। उसी प्रकार इसमें भी लगाया गया है, आर प्लस 1 कितना हो गया 18 प्लस 1 19, 19 क्या होता है एस, ए प्लस 2 कितना हो गया सी, एम में प्लस 3 कर देंगे तो 13 प्लस 3 हो गया 16, 16 कितना आ गया पी। ठीक है, आपको नंबर याद मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम की वैल्यू होती है 13, ए की वैल्यू होती है 1, जी की वैल्यू होती है 7, आई की वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 3, 13 में 1 प्लस किया 14, 14 की वैल्यू कितनी होती है ये रहा एन, ये होती है 1 में 2 प्लस किया 3, 7 में 3 प्लस किया ये होता है 10, 9 में 4 प्लस किया 13, 3 में 5 प्लस किया 8। ठीक है, उसी प्रकार ये भी आर की वैल्यू होती है 18, ए की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 13, 18 में 1 प्लस किया 19 मतलब एस की वैल्यू 19 होती है, इसका आ गया 3 और 13 प्लस 3 16, 16 किसकी वैल्यू होती है पी की। ठीक है, उसी प्रकार हम इसमें ऐड करते हैं, एस में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एस होता है 19, 19 में 1 प्लस किया तो कितना आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ 19, यू किसके बराबर होता है, यू होता है 21 के बराबर, एन होता है 14 के बराबर, एन होता है 14 के बराबर, वाई होता है 25 के बराबर। पहले में प्लस 1 करेंगे, दूसरे में प्लस 2 करेंगे, तीसरे में प्लस 3 करेंगे, चौथे में प्लस 4 और पांचवें में प्लस 5। तो आइए देखते हैं क्या बनता है, 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20, 20 की वैल्यू कितनी होती है टी, यहाँ लिख देते हैं टी जो कि 20 की वैल्यू होती है। ठीक है, 21 में 2 प्लस करेंगे, 21 में 2 प्लस करेंगे तो 23, 23 किसकी वैल्यू होती है 23 होती है डब्ल्यू की वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं डब्ल्यू। एन होता है 14, 14 में 3 प्लस किया 17, 17 किसकी वैल्यू होती है आर की, तो यहाँ लिख देते हैं बल्कि क्याउ की, 17 होती है क्याउ की वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं 17 क्याउ की वैल्यू। 14 में 4 प्लस किया 18, 18 किसकी वैल्यू होती है आर की वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं 18। 25 में 5 प्लस किया यहाँ 30, 30 तो जाता नहीं है, तो 30 में क्या करेंगे, 25 में पहले 1 प्लस करेंगे तो z, z में 4 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा d, इसका मतलब इसका क्या होगा, इसका उत्तर होगा d जो कि 4 पे जाएगा। क्यों 4, 25 के बाद तो 26, 26 में z आ जाता है तो खत्म हो जाता है, एक ऐड, उसके बाद 4 और ऐड करने थे तो a b c d, यहाँ पे d ऐड कर देंगे तो हमारा ये उत्तर बन जाएगा क्या TWQRD। ये एक टाइप है जो कि प्रोग्रेसिव एडिंग के थ्रू चलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या करना है इसमें, इस टाइप में प्रोग्रेसिव एडिंग करनी है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तीसरे में 4, पांचवें में 5, ये आगे प्रोग्रेसिव होती चलेगी, आपको इस पैटर्न को पहचानना होगा। ये आपको न्यूमेरिकल में भी वैल्यू दी हो सकती है, इसको भी आपने जानना होगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।